तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसको आप राजनीतिक विज्ञान भी बोलते हैं, उसका एक इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये जो सैंपल पेपर है आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा, जो आपका 20 मार्च, जी हाँ बच्चों 20 मार्च 2023 को जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान सब्जेक्ट का या विषय का जो भी कह लीजिए, उसके अंदर बहुत मदद करेगा। अब आप बोलेंगे सर जी मदद कैसे करेगा, तो देखो जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे इस सैंपल पेपर के अंदर, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट होने के चांसेस है जो 20 तारीख का आपका पेपर होगा, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन ही वही डिस्कस करेंगे जो पिछले 10 साल का अगर आप सीबीएसई का सैंपल पेपर या क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे उसके अंदर ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रखे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाता है कि आपका जो 20 तारीख को पेपर होगा उसके अंदर ये क्वेश्चंस आ जाए। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप एक लाइक करते हैं ना, यकीन मानिए बच्चों, अगर आप एक लाइक करते हैं तो इससे हमारा मोटिवेशन का लेवल लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना बढ़ जाता है। समझ रहे हैं, मिलियन बिलियन ट्रिलियन जितना बढ़ जाता है। हमें अंदर से आवाज आती है कि जय सर कर क्या रहे हैं आप, बच्चों के लिए वीडियोस बनाइए ना, तो हम आपके लिए वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। और पॉलिटिकल साइंस में तो आप चिंता मत कीजिए यार, पॉलिटिकल साइंस का टॉपर रह चुका हूं अपने स्कूल का। ठीक है, प्री बोर्ड में मेरे 100 में से पॉलिटिकल साइंस में 96 आए थे। टीचर ने मुझे काट के 92 दिया था ताकि मैं ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाऊं। और अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो 100 में से मेरे 95 मार्क्स आए थे बोर्ड एग्जाम में। तो पॉलिटिकल की चिंता मत करो यार, फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा, आपको बहुत अच्छी तरीके से करवाऊंगा मैं। बस आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना है। और अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस में आपको लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, जिसको हिंदी में आप राजनीतिक विज्ञान भी बोलते हैं। पॉलिटिकल का जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। अधिकतम अंक जो हमारे रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर आएगा बच्चों। अगर मैं आपसे बात करूं आपके बोर्ड के पेपर की, तो जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पर एक सीरीज नंबर लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर आपका एक सेट नंबर लिखा हुआ रहेगा। जैसे कि ये जो हम लोग सेट कर रहे हैं ये सेट नंबर आपका 1 है। आपको जो पेपर मिलेगा बच्चों वो 4 सेट के अंदर से कोई सा भी सेट का पेपर मिल सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग सेट 1 कर रहे हैं। अगर आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा दिखाते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हैं, अपना समर्थन सपोर्ट दिखाते हैं, तो आपके लिए और भी सेट के सैंपल पेपर लेकर के मैं आऊंगा बच्चों। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना है बच्चों। चलिए आगे यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से कोड नंबर इस तरह से लिखा हुआ देखने को मिलेगा। उसके नीचे चले तो कुछ बेसिक बातें आपको यहाँ पर लिखी हुई देखने को मिलेगी। बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल जो हमारी मुद्रित पृष्ठ है वो 33 है और एक मानचित्र आपको देखने को मिलेगा। 33 प्रिंटेड पेजेस है इस क्वेश्चन पेपर के अंदर, सैंपल पेपर के अंदर, और एक मैप देखने को मिलेगा। देखिए मैप वाला एक क्वेश्चन आता है और एक कार्टून वाला क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखिएगा। उसके नीचे चले तो यहाँ पर बता रखा है कि टोटल आपका 30 क्वेश्चन यानी कि 30 प्रश्न आ रखा है जो आपका पॉलिटिकल का पेपर है उसके अंदर। यहाँ पर आप देखिए इसके नीचे चले तो यहाँ पर आपको कुछ बेसिक बातें देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बता रखा है कि टोटल जो प्रिंटेड पेजेस है इस सैंपल पेपर के अंदर या कह लीजिए इस क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो वो 33 है, 33 है। और एक आपको मानचित्र देखने को मिलेगा, मतलब एक मैप देखने को मिलेगा इस क्वेश्चन पेपर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका पॉलिटिकल का पेपर है उसके अंदर मैप भी आएगा, आपका कार्टून भी आएगा, और इस तरह से जो होते हैं ना पैसेज वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। अभी हम लोग जब सैंपल पेपर अपना सॉल्व करेंगे या कह लीजिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा बच्चों। उसके नीचे चले तो यहाँ पर बता रखा है कि कृपया जांच कर ले कि इस प्रश्न पत्र में 30 प्रश्न है, यानी कि प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 30 क्वेश्चन, यानी कि 30 ही क्वेश्चन पूछा गया, कहीं उससे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछ लिया है, तो ये जांच कर लीजिए। तो ये कुछ बेसिक बातें यहाँ पर बता रखा है। उसके नीचे चले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर सामान्य निर्देश देखने को मिलेगा इंग्लिश में, जिसको आप जनरल इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं बच्चों। सामान्य निर्देश को आपको जरूर पढ़ना चाहिए, इससे पेपर का एक जो मोटा मोटा आइडिया होता है वो आपको लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं और कैसे हमको उनका आंसर देना है भैया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों सामान्य निर्देश के अंदर बता रखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। उसके आगे बता रखा है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 12 तक एक एक अंक के प्रश्न है। ये बहुविकल्पीय प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो हमसे यहाँ पर
पूछे जाएंगे। बहुविकल्पीय बोले तो एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हमसे यहाँ पर पूछा जाएगा। उसके आगे चले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बता रखा है कि प्रश्न संख्या 13 से लेकर के 18 तक, यानी 13 से लेकर 18 तक ये दो नंबर के होने वाले हैं और इनका आंसर हमें 50 शब्दों से अधिक में नहीं देना है। ठीक है, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछे जाएंगे, दो नंबर वाले, और 50 वर्ड्स का यहाँ वर्ड लिमिट लगा दिया है कि इतने ही शब्दों में आपको इसका आंसर देना है। उसके आगे यहाँ पर बता रखा है कि प्रश्न संख्या 19 से लेकर के 23 तक ये 4 नंबर के होने वाले हैं और ये जो होंगे मतलब इनका जो आंसर आप देंगे ये 100 शब्दों से अधिक में आपको नहीं देना है। ठीक है, तो 4 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर 100 शब्दों में लिखिएगा, लेकिन एक भूमिका और एक निष्कर्ष भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। भूमिका और निष्कर्ष कैसे बनाते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, तो उस आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसके नीचे अगर हम लोग चले तो यहाँ पर बता रखा है कि प्रश्न संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर के 26 तक पैसेज, कार्टून और मानचित्र आधारित होने वाला है। यानी कि इसके अंदर पैसेज वाले क्वेश्चन हो गए, कार्टून वाले क्वेश्चन हो गए और मानचित्र यानी कि मैप वाले जो क्वेश्चन हो गए वो हमसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। उसके आगे बता रखा है कि प्रश्न संख्या यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर के 30 तक ये 6 नंबर के होने वाले हैं और इनका आंसर जो आपको देना है 170 शब्दों से अधिक में नहीं देना है। और 6 नंबर वाले जो क्वेश्चन होंगे, 6 अंकों के जो प्रश्न होंगे, उसके अंदर आपको आंतरिक विकल्प यानी कि इंटरनल चॉइस भी देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक बातें बता रखा है जो कि आपको पता होना चाहिए, जो आपका पेपर होने वाला है ना 20 तारीख को, उससे संबंधित यही सारी चीजें इंग्लिश में जनरल इंस्ट्रक्शंस करके आता है। अगर आप इसको इंग्लिश में सेपरेटली रीड करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर आप रीड आउट भी कर सकते हैं। और एक खास बात ये भी है बच्चों कि ये जो सैंपल पेपर है ये हिंदी में तो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ, साथ ही साथ जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको भी ये वीडियो बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है, क्योंकि हिंदी में मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से आपको समझा दूंगा और इंग्लिश में जो उसका ट्रांसलेशन रहेगा वो शो कर दूंगा, ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इस वीडियो से लाभ ले सके, बेनिफिट उठा सके। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें रही जो आपका पेपर होने वाला है 20 तारीख को, उससे संबंधित आपको पता होना चाहिए। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सेक्शन वाइज देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और कैसे हम उनका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग आ गए हैं सेक्शन ए के अंदर, जिसको हिंदी में आप अनुभाग ए भी बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर बेसिकली हमसे एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन पूछ लेगा, उसका 4 विकल्प यानी 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से जो करेक्ट विकल्प यानी कि करेक्ट ऑप्शन आपको लगता है उसको सिलेक्ट करके आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा काल दूसरे विश्व युद्ध का समय है? Which of the following is the period of the Second World War? इसको थोड़ा सा समझिए। जो आपका पहला विश्व युद्ध हुआ था, जिसको आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी बोलते हैं, वो हुआ था आपका 1914 से लेकर के 18 तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो विश्व युद्ध हुआ था हमारा कब हुआ था? 1914 से लेकर के 18 तक। ठीक है, और जो दूसरा आपका विश्व युद्ध हुआ था वो उसका डेट हमेशा याद रखिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था आपका 1939 से लेकर के 1945 तक, यानी कि 1939 से लेकर के 1945 तक। ठीक है, तो ये आपके 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं आज तक आपकी इस दुनिया में, प्यारी दुनिया में जहां पर आप लोग जी रहे हैं, मैं जी रहा हूं। ठीक है, तो डेट हमेशा याद रखिएगा, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था और दूसरा विश्व युद्ध यहाँ पर कब हुआ था। पहला विश्व युद्ध हुआ था आपका 1914 से लेकर के 18 तक और दूसरा विश्व युद्ध हुआ था हमारा 1939 से 1945 यानी कि 1939 से लेकर के 1945 तक। ठीक है, ये हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म हो गया था और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ वैसे ही हमारा क्या बन गया, यहाँ पर यूएनओ बन गया। यूएनओ कब बना था? 24 अक्टूबर 1945 को हमारा यहाँ पर यूएनओ बना था। बच्चों आज का आपका एक होमवर्क है जो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यूएनओ के अंदर भारत कब जुड़ा था। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, देखता हूं कितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट करके बता पाते हैं। और जिस भी बच्चे ने बिल्कुल सही कमेंट किया उसके कमेंट को मैं हार्ट का यानी दिल का सिंबल दे दूंगा, ताकि और बच्चे समझ सके कि बच्चे ने बिल्कुल सही कमेंट यहाँ पर किया है। तो देखता हूं तैयारी कितनी है भैया, कमेंट करके इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरे विश्व युद्ध का जो समय था, काल था, वो था 1939 से 45 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पीरियड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो वो रहेगा आपका 1939 से 45 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल रिलेटेड टू, इसको भी थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, एमनेस्टी इंटरनेशनल वाला ये जो टॉपिक है ये आपका
एनसीईआरटी बुक में देखने को मिल जाएगा और वहीं से लिया है, आपको मैंने सिर्फ समझाने के लिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में बता रखा है कि ये एक स्वयंसेवी संगठन है। यह पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है, यानी कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है। ठीक है, मानव, हम जो इंसान है, जो इस धरती पर है, हमारे कुछ अधिकार होते हैं। ठीक है, तो उनके रक्षा के लिए ये काम करता है। यह संगठन मानव अधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करता है और प्रकाशित करता है। सरकारों को ये रिपोर्ट अक्सर नगवार लगती है। ठीक है, यानी कि जो गवर्नमेंट्स होती है वो अक्सर इनकी रिपोर्ट को अनदेखा कर देती है, क्योंकि ये एकदम ना डीप में जा करके कि हाँ भाई बंदा रह रहा है किसी देश में तो कैसा अवस्थिति में रह रहा है, मतलब कि किस स्थिति में रह रहा है। जैसे कि नॉर्थ कोरिया ले लीजिए, जहां पर किंग जोंग उन पगला है हमारा। ठीक है, तो वहां पर जो इंसान रहते हैं वो बिल्कुल नर्क की जगह पे रह रहे हैं, ऐसा है। ठीक है, तो वहां के बारे में ये क्या करेंगे, ये खराब से खराब रिपोर्ट देंगे, क्योंकि रह ही रहे हैं वहां पर खराब स्थिति में। अब वहां का गवर्नमेंट थोड़ी ना चाहेगा कि हाँ हम इनका जो रिपोर्ट है वो एक्सेप्ट कर ले, तो इसीलिए गवर्नमेंट अक्सर इनके जो रिपोर्ट होता है ना उसको डिनाई कर देता है, या तो कहता है गलत रिपोर्ट है। क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल का ज्यादा जोर सरकारों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार पर होता है। यहाँ पर और कुछ बातें बता रखा है कि बहरहाल ये रिपोर्ट मानवाधिकारों से संबंधित अनुसंधान और जो है की तरफदारी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यहाँ पर आप उसका लोगो भी देख सकते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल का। तो इस प्रकार से एमनेस्टी इंटरनेशनल काम करता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और 2 नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है बताइए, तो आपको यही लिखना है कि भैया ये मानव अधिकारों से जुड़ा जो सब कुछ होता है उसके लिए काम करता है, उनको उनकी रक्षा के लिए बेसिकली काम करता है, और लोगों के बारे में बताता है कि क्या इस देश के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या उनके मानवाधिकार उनको दिए जा रहे हैं, नहीं दिए जा रहे हैं, उसका एक पूरा का पूरा रिपोर्ट तैयार करता है और वो पूरी दुनिया के सामने रिलीज करता है। ठीक है, और सरकार जो होता है अक्सर इनका रिपोर्ट को डिनाई कर देता है या अनदेखा कर देता है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव अधिकारों से संबंधित है हमारा एमनेस्टी इंटरनेशनल। यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल रिलेटेड टू, तो फ्रॉम ह्यूमन राइट, यानी कि मानव अधिकारों से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश के पास वीटो अधिकार नहीं है भैया। वीटो पावर केवल 5 देशों के पास है। ये आपको मैं मैप में दिखा देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं बच्चों। आपको और बेटर तरीके से समझाने के लिए मैंने आपके सामने वर्ल्ड मैप खोल लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है वर्ल्ड मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। ये देख सकते हैं यहाँ पर वर्ल्ड मैप में आपको कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देख सकते हैं ये है अपना प्यारा भारत। और अगर मैं आपसे बात करूं कि वीटो पावर, तो देखिए वीटो पावर 5 देशों के पास है। कौन कौन से देश है उसको थोड़ा सा समझिए। सबसे पहले नंबर पे आता है अमेरिका। अमेरिका कहाँ देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा अमेरिका, इसके पास है वीटो पावर। दूसरा देश कौन सा है, दूसरा है रशिया। अब रशिया आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये देख रहे हैं इतना बड़ा सा, ये रशिया है हमारा। ठीक है, तो ये दूसरा देश है। तीसरा किसके पास है वीटो पावर, वो है चाइना। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये चाइना है। चौथा किस देश के पास है, वो है आपका ब्रिटेन। और वो अंग्रेज लोग जो थे ना 200 साल हमें गुलाम बना करके गए थे वो अंग्रेज लोग, तो वो अंग्रेज लोगों का जो देश है ब्रिटेन, उनके पास वीटो पावर है। और 5वां देश कौन सा है, वो है हमारा यहाँ पर फ्रांस। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मैप में देखने को मिलेगा। तो ये टोटल 5 देशों के पास वीटो पावर है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का बच्चों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जापान के पास वीटो पावर नहीं है। ठीक है, चीन के पास है, फ्रांस के पास है और रूस के पास भी है, लेकिन जापान के पास वीटो पावर नहीं है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव वीटो पावर। ठीक है, किसके पास वीटो पावर नहीं है, तो जापान के पास हमारा वीटो पावर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या है कि नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो नाटो की जो स्थापना हुई थी वो 1949 यानी कि 1949 के अंदर हुई थी। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि इन विच ईयर वाज नाटो एस्टैब्लिश्ड, तो 1949 1949। आगे चलते हैं। अब हमारा 5वां और जो छठा क्वेश्चन होगा वो अभिकथन और कारण वाला होगा और सेशन और रीजन वाला होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर अभिकथन यानी कि असेशन कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद है, यूएनओ का जो सुरक्षा परिषद है, उसके अंदर टोटल जो सदस्य है, मेंबर है, वो 15 है। तो बिल्कुल सही बोल रहा है। कारण क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सभी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है। तो टोटल 15 के 15 जो देश है उनको वीटो पावर नहीं मिला हुआ है, केवल 5 देशों के पास वीटो पावर का अधिकार है। यहाँ पर जो सेकंड वाला बात आपका बोल रहा है, ये जो कारण बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सभी सदस्यों के पास वीटो पावर प्राप्त है, तो ये हमारा यहाँ पर गलत है।
तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी कि ए सच है, मतलब जो अभिकथन जो बोला इसने कि टोटल 15 मेंबर है वो तो सही है, लेकिन आर जो है हमारा यहाँ पर झूठ है, बोले तो असत्य है। ठीक है, तो इस तरह से सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मुझे कमेंट करके ये भी बताना है कि भैया वीटो पावर होता क्या है। मैंने 85 बार आपको बता रखा है वीटो पावर क्या होता है, एक बार मुझे आप कमेंट करके बताइए। देखता हूं कि सबसे पहले कौन सा बच्चा मुझे कमेंट करके दिखाता है। ठीक है, सबसे पहले जो बच्चा कमेंट करके दिखाएगा उसको मैं हार्ट का सिंबल दूंगा, ताकि और बच्चे समझ सके कि बच्चे ने बिल्कुल सही कमेंट किया है। और मैं पर्सनली भी देखना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन बच्चा मेरे को करके दिखाता है, कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर छठा क्वेश्चन कि यहाँ अभिकथन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर कारण क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जो है वर्तमान में कार्यरत है क्योंकि भारत इसका सदस्य है। यानी ये वाला तो चीज गलत हो गया ना आपका, ये तो चीज थी ठीक है यहाँ पर कि जो यूएनओ है वो बना हमारा 24 अक्टूबर 1945 को, लेकिन यूएनओ चलिए इसलिए रहा है क्योंकि भारत इसका सदस्य है। ये गलत है भाई। भारत हालांकि कंट्रीब्यूट करता है यूएनओ के अंदर, लेकिन इतना भी नहीं करता है कि भाई यूएनओ चलिए रहा है हमारी वजह से। ठीक है, तो ये चीज गलत हो जाएगा। तो इसका भी आपका ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से आएंगे, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं ये आपके ऑप्शन है बेसिकली, और क्वेश्चंस को अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन रहेगा आपका कि देयर आर 15 मेंबर कंट्रीज इन द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये तो बिल्कुल सही है। रीजन था हमारा ऑल मेंबर्स हैव वीटो पावर इन द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये गलत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। और सेकंड वाला जो क्वेश्चन था यानी छठा क्वेश्चन बेसिकली कि यहाँ सेशन कह रहा था कि यूनाइटेड नेशन जो हमारा एस्टेब्लिश हुआ वो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ, और ये चल रहा है बिकॉज अभी इंडिया इसका मेंबर है। तो ये चीज गलत है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि अर्सेशन यानी कि अभिकथन तो सही है, लेकिन जो रीजन है आपका कारण आर है ये हमारा गलत है। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। एक लाइक करते हैं ना, यकीन मानिए आपके लिए तो फ्री है, लेकिन मोटिवेशन बहुत बढ़ता है। मेरे को मन करता है, मतलब हम सबको मन करता है, हमारे जो टीम है पूरा, कि बच्चे वीडियो को लाइक कर रहे हैं दबा के, तो हमें क्या करना चाहिए, दबा के हम वीडियो डालना चाहिए। तो हम ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहते हैं, जिससे कि जो आपकी तैयारी है वो और भी बेटर से बेटर तरीके से हो सके। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और हमारी फैमिली के साथ अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी को। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय गिरावट का कारण डैश था, यानी कि द रीजन फॉर द ड्रामेटिक डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ रशियन करेंसी रूबल। जो रशिया की करेंसी है, जैसे हमारे देश का करेंसी का नाम है रुपया। ठीक है, हम लोग रुपया लेके जाते हैं और कुछ भी खरीदते बेचते हैं, वैसे ही रशिया की जो करेंसी है उसका नाम है रूबल। तो उसके मूल्य में यानी वैल्यू में हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी। तो वो किस कारण से देखने को मिली थी, तो शॉक थेरेपी एक रीजन था जिस कारण से रूसी जो मुद्रा है यानी कि रशिया की जो करेंसी है उसकी वैल्यू में हमें यहाँ गिरावट देखने को मिली थी। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि द रीजन फॉर द ड्रामेटिक डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ द रशियन रूबल या रशियन करेंसी कह सकते हैं आप, वाज तो शॉक थेरेपी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या पूछ रहे हैं हमसे कि सोवियत संघ के विघटन के कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो सोवियत संघ हमारा कोलैप्स हो गया था पहले, जिसको आप यूएसएसआर बोलते थे, बाद में रशिया बन गया, तो उसके जो कारण थे उनमें से कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा सही नहीं है। तो देखिए जो सोवियत संघ का विघटन हुआ यहाँ पर, तो राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी रूप से कमजोर हो गई थी, एक ये चीज सही है। कई वर्षों तक अर्थव्यवस्था जो कि अवरुद्ध रही थी, बिल्कुल धीमी गति से चल रही थी, ये भी चीज आप लिख सकते हैं। उपभोक्ता वस्तुओं की बढ़ी कीमतें भी हो गई, मतलब जो कंज्यूमर प्रोडक्ट था, जो सामान लोग खरीदते थे उसका कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गया था। एक ये भी कारण था कि जो आपका सोवियत संघ था, यूएसएसआर था, वो कोलैप्स हो गया। लेकिन अंतरराष्ट्रीय संधि और करार समाप्त हो गए थे, इसीलिए हमारा यहाँ सोवियत संघ यहाँ पर कोलैप्स हो गया। ये यहाँ पर स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है, तो ये वाला आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स वेयर टर्मिनेटेड, ये हमारा गलत स्टेटमेंट है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नौवां क्वेश्चन क्या है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने वाले व्यक्ति का नाम आपको बताना है। ठीक है, यानी कि आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसने सेकेंड 5 ईयर प्लान जो होता है ना, उसको उसका एक ड्राफ्ट तैयार किया था, मसौदा तैयार किया था।
तो उसका या उन महान व्यक्ति का नाम है, कह सकते हैं आप पीसी महालनोबिस। कह नहीं सकते भैया यही वो व्यक्ति थे, वो महान व्यक्ति थे जिन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार किया था। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि नेम द पर्सनैलिटी हु ड्राफ्टेड द सेकंड 5 ईयर प्लान, तो वो है हमारे पीसी महालनोबिस। देखिए हमारा जो देश है ना, यहाँ हर 5 साल के लिए प्लान बनता था। ठीक है, और अभी भी प्लान बनाए जाते हैं कि अगले 5 साल में हम किन सेक्टर्स के ऊपर फोकस करेंगे। तो जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना था, कि जिसमें ये डिसाइड करना था कि किन चीजों पे हमारा देश ज्यादा फोकस करेगा, क्या यहाँ खेती के ऊपर फोकस होगा या उद्योगों के ऊपर फोकस होगा। तो उसका एक जो ड्राफ्ट तैयार किया था, एक पूरा का पूरा लेखा जोखा तैयार किया था, वो हमारे व्यक्ति थे यहाँ पर कौन से, पीसी महालनोबिस। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 10वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि काल के हिसाब से, टाइम के हिसाब से यहाँ पर आपको इसको सेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या हुआ था, यहाँ पर 4 चीजें आपको दे रखी है। सबसे पहले हमारा भारत का संविधान तैयार हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, हमारा भारत में चुनाव आयोग का गठन हुआ था 1950 के अंदर। उसके बाद क्या हुआ था भैया, यहाँ पर हमारा योजना आयोग का गठन हो गया था, और लास्ट में हमारा नीति आयोग का गठन यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ये हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको आंसर लिखना है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, और इसका ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर। 11वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या पूछ रहे हैं हमसे कि भारत में राष्ट्रीय निर्माण में कौन से तत्व बाधा डालते हैं। ठीक है, यानी जो हमारा इंडिया है, जो भारत है हमारा, उसका जो राष्ट्र निर्माण हम लोग करते हैं, तो कौन से ऐसे तत्व है जो बाधा यहाँ पर डालते हैं। तो सबसे पहला है भैया निरक्षरता, जो यहाँ पर इनलिटरेसी है, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं। तो एक ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, अगर हम लोग यहाँ पर नेशन बिल्डिंग कर रहे हैं तो वहां पर ये बहुत बड़े बाधा के रूप में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया ये बहुत दिक्कत वाले लोग होते हैं, ये नहीं। यहाँ पर देखिए पढ़े लिखे लोग होना और एक निरक्षर लोग होना, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। पढ़े लिखे लोगों को वोट करना अच्छी तरीके से आता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर अच्छी तरीके से आती हैं, और बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर कह सकते हैं, आपका जो बुक है, जो आपके चैप्टर है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक ये यहाँ पर दिक्कत आता है हमारा निरक्षरता। इसीलिए सरकार जो होता है ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ लिख सके। आपके माता पिता भी जो होंगे, मैं समझता हूँ वो भी आपके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च किए होंगे कि मेरा जो बच्चा है वो पढ़ लिख करके मेरा नाम रोशन करेगा। वो ऐसा क्यों करते हैं, वो ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है पढ़ा लिखा बंदा जो होता है वो अपने माता पिता का, अपने परिवार का तो नाम रोशन करता ही है, और अपने देश के विकास में भी अहम रोल निभाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पहला वाला ऑप्शन है, राष्ट्र निर्माण के यहाँ पर कह सकते हैं जो बाधा होता है उनके तत्वों में आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा है जातिवाद, जाति के नाम पे लोग लड़ते हैं, अरे तू तो इस जाति का है, मैं इस जाति का हूँ, ये तू छोटी जाति का है, नीची जाति का है, तू मेरे साथ कैसे बैठ के पानी पी लिया। ये जो चीज है, तो इस चीज के नाम पे भी लोग लड़ते हैं आपस में, और ये बहुत दिक्कत वाली चीज है। अगर आपको राष्ट्र निर्माण करना है, नेशन बिल्ड करना है, तो उसके अंदर बहुत बड़ी बाधाओं के अंदर आप इसको काउंट कर सकते हैं। अगला है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, तो भाई बहुत गंदी समस्या, भाई क्या ही बताऊं, एकदम आजकल देखता हूं ना लोगों को नल्ले बेरोजगार घूम रहे भाई, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पर, या कह लीजिए बहुत अच्छा यहाँ पर जो जिनको एक्सपीरियंस है वो लोग भी यहाँ पर बेरोजगार घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको रोजगार मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। राष्ट्र निर्माण के वो तत्व है जो कह सकते हैं मतलब राष्ट्र निर्माण में बाधा डालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव ये बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है कि सीमांत गांधी कौन थे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप सीबीएसई का प्रीवियस ईयर का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर उठा कर देखेंगे तो कई बारी पेपर में आ चुका है। मेरे टाइम पे भी आई थिंक आया था उस टाइम पे, लेकिन बड़े नंबर के क्वेश्चन में आया था, लेकिन आया जरूर था। और अभी जब मैं लेटेस्ट यहाँ पर देख रहा हूँ पिछले 2-3 साल का सैंपल पेपर या क्वेश्चन पेपर उठा करके, तो शॉर्ट क्वेश्चनों में पूछ लेता है क्वेश्चन। सीमांत गांधी, कई सारे बच्चे बोलते हैं अरे सर जी ये तो महात्मा गांधी के बचपन का नाम है, अरे सर जी ये तो इंदिरा गांधी जी का नाम है। तो देखो भाई सीमांत गांधी यहाँ पर हमारे कौन है, उनका असली नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान जी। उनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है,
और वो जो थे द्विराष्ट्र सिद्धांत के सख्त खिलाफ थे हमारे। यानी भारत जो बोला जाता है ना, दो कौमों का देश था, ब्रिटिश इंडिया जो था आपका, एक हिंदुस्तान जो हिंदू लोग थे उनके लिए हिंदुस्तान, जो यहाँ मुस्लिम लोग थे उनके लिए पाकिस्तान। तो इस चीज के वो सख्त खिलाफ थे और उनको खान अब्दुल गफ्फार खान जी जो थे उनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा आपका कि हु वाज सीमांत गांधी, तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। आई होप कि यहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम लोग चल रहे हैं बच्चों सेक्शन बी के अंदर, जिसको हिंदी में आप अनुभाग बी भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे। बेसिकली दो नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पर हमसे पूछे जाएंगे और उनका आंसर जो हमें देना है 50 वर्ड्स के अंदर देना है बच्चों। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 13वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि आया राम गया राम किसे कहा जाता है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही फनी क्वेश्चन है ये। क्यों, इसको थोड़ा सा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, आपका जो एनसीईआरटी वाला बुक है ना, उसके अंदर से मैंने ये कार्टून निकाला है। ये कार्टून आपका किससे रिलेटेड है? आया राम गया राम से। अब आप बोलेंगे सर जी आया राम गया राम का कार्टून तो दिखा दिए, ये तो बताइए है क्या? तो देखो भाई, आया राम गया राम का मतलब है ये इनका नाम था गया लाल, ठीक है। ये कहाँ से रिलेट करते थे, कहाँ से थे? ये हरियाणा से थे, ठीक है। कुछ ही घंटों के अंदर इन्होंने कई बारी पार्टी बदल ली। मान लीजिए कि अभी ये कांग्रेस में है, फिर इनको पसंद नहीं आया तो ये जनसंघ में चले गए, ठीक है। फिर बोल रहे हैं जनसंघ भी पसंद नहीं आ रहा है यार, चल एक और पार्टी बदलता हूँ, फिर ये किसी और एक्स पार्टी में चले गए, फिर वो भी पसंद नहीं आया तो फिर उस पार्टी से वापस कांग्रेस में आ गए। यानी कि कुछ ही घंटों के अंदर ये बहुत बार अपना पार्टी जो था, राजनीतिक पार्टी, वो बदल लिए। इसीलिए इनको बोलने लग गए सब लोग, अरे ये तो आया राम गया राम आ गया, अभी आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। और इनका एक्चुअल नेम जो था वो गया लाल था, ठीक है। और उसी से रिलेटेड ये कार्टून भी आपका पेपर में आता है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में। क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि हरियाणा के एक विधायक जिनका नाम जो था गया लाल था, उन्होंने कुछ ही घंटों के अंदर कई बार पार्टियां बदल ली थी, जिसके कारण उनका नाम आया राम गया राम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि हु इज कॉल्ड आया राम गया राम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि दक्षिण एशिया में शामिल देशों के नाम बताइए और इस क्षेत्र में शांति और सहयोग बढ़ाने का एक तरीका सुझाइए। तो सबसे पहले समझिए दक्षिण एशिया होता क्या है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, आपको बेटर तरीके से समझाने के लिए मैंने गूगल मैप खोल लिया है। यहाँ पर समझिए दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। ये है अपना प्यारा भारत, तो हम लोग भी आते हैं भाई दक्षिण एशिया में। ये पाकिस्तानवा भी आता है, ठीक है। इधर से नीचे चलिए तो नीचे चलेंगे तो इधर श्रीलंका आ जाएगा आपका, इधर नेपाल ऊपर चले तो नेपाल आ जाएगा आपका, इधर भूटान भी आ जाएगा, बांग्लादेश भी आ जाएगा, और इधर से अगर हम लोग चले तो नीचे थोड़ा सा हमें चलना पड़ेगा, मालदीव भी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे देश मिलकर के दक्षिण एशिया बनाते हैं। अब इसको यहाँ पर जो अफगानिस्तान है ना, इसको भी काउंट हम लोग यहाँ पर करने लगे हैं। तो ये सारे देश यहाँ मिलकर के क्या बनाते हैं? दक्षिण एशिया बनाते हैं। समझ में आया आपको? यानी आपको याद रखने के लिए सिंपली अपने दिमाग में क्या ट्रिक रखना है, दक्षिण एशिया में भारत और भारत के सारे पड़ोसी देश आ जाते हैं, चाइना उना को छोड़ करके, ठीक है। चाइनीज सामान और चाइना वाला देश को छोड़ करके बाकी सारे देश इधर दक्षिण एशिया में आ जाते हैं। तो ये सारे देश कहाँ पे है? दक्षिण एशिया में है। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन था हमारा कि दक्षिण एशिया में शामिल देशों के नाम बताइए। नाम मैंने आपको बता दिया। और इस क्षेत्र में शांति और सहयोग बढ़ाने का तरीका सुझाइए कि ये जो क्षेत्र है, ये पूरा रीजन है, इसमें शांति को कैसे बढ़ा सकते हैं और सहयोग यानी कोऑपरेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आ जाते हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अब साथ ही साथ अफगानिस्तान भी शामिल हो गया है। सार्क जैसे संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको आप फुल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो संगठन है इसको और हमें आगे बढ़ाना होगा, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में। साफ्टा जैसे पहल को इन माध्यमों से हम लोग क्या कर सकते हैं? इस क्षेत्र में शांति और सहयोग को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यानी दक्षिण एशिया के देशों का एक संगठन है, जैसे पूरी दुनिया का एक संगठन है ना यूएनओ, तो उसी प्रकार से सार्क है यहाँ पर, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन करके, इस तरह से सार्क है ना। तो ये आपका जो सार्क संगठन है, इसके अंदर दक्षिण एशिया के सारे देश आ जाते हैं। तो ये संगठन ज्यादा चलता नहीं है, सारे देश ना मुकर जाते हैं इस संगठन से, बोलते हैं अरे ठीक है, हाँ देख लेंगे, ये संगठन है, एक तरह से ना इग्नोर करना, उस तरह से सारे देश मिलकर के ना इस संगठन को इग्नोर करते हैं। तो अगर दक्षिण एशिया के सारे देशों को आगे बढ़ना है तो इस संगठन को मजबूत करना होगा और सभी को मिल करके काम करना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा आपका। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेम द कंट्रीज इंक्लूडेड इन साउथ एशिया एंड सजेस्ट अ वे टू
प्रमोट पीस एंड कॉपरेशन इन द रीजन। तो आपको कुछ इस प्रकार से आंसर लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिण एशिया यानी साउथ एशिया के अंदर जनरली कौन कौन से देश आ जाते हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान भी एज वेल एज आ गया है। उसके बाद यहाँ पर अगर पीस को बढ़ाना है तो साफ्टा को इंक्रीज करना होगा और सार्क को यहाँ पर हमें और ज्यादा प्रमोट करना होगा, उसको और मजबूत करने की जरूरत है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि आसियान की स्थापना क्यों की गई बताइए। आसियान क्या है भैया? आसियान एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने आपको यूएनओ के बारे में बता रखा है, अभी सार्क के बारे में डिस्कस किया, ये सब क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसी प्रकार से आसियान भी आपका क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसकी स्थापना क्यों की गई है वो बताइए। देखिए दुनिया में कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, उसका स्थापना करने का ना 2-3 लक्ष्य होता है। ये आप आंख मूंद करके कहीं भी लिख सकते हैं। जब भी आपसे कोई आसियान या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई संस्था का कह लीजिए इस तरह से पूछ लेना कि इसकी स्थापना क्यों की गई, तो आप लिख दीजिएगा आर्थिक क्षेत्र में सभी सदस्य देशों को आगे बढ़ाने के लिए, शांति और जो स्थायित्व है उसको बचाए रखने के लिए। इस तरह से कुछ बातें ना यहाँ पर आप आंख मूंद करके लिख देंगे, टीचर कभी काटेगा ही नहीं आपका, क्योंकि ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं ना, ये बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि शांति को बढ़ाए, आर्थिक रूप से आगे जाए, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाए, इसी तरह से मेनली बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आसियान की स्थापना क्यों की गई भैया? क्योंकि आर्थिक वृद्धि को तीव्र करने के लिए, यानी कि इनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, इकोनॉमिक ग्रोथ था, इसको ये तेज करना चाहते थे। और क्या कारण था भैया? सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए, इनका समाज का, इनका संस्कृति का विकास हो सके, इसीलिए इसकी स्थापना की गई, क्षेत्रीय शांति तथा स्थायित्व को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो ये कारण था जिस कारण से आसियान की स्थापना की गई है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा आपका कि व्हाई वाज आसियान एस्टैब्लिश, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट के लिए, और यहाँ पर रीजनल जो आपका कह सकते हैं पीस है उसको प्रमोट करने के लिए और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आसियान की स्थापना की गई है बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन होने के किसी 2 लाभ को उजागर कीजिए। ठीक है, जैसे कि आपका यूएनओ है, ठीक है, ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। तो ऐसे जो संगठन होते हैं तो इसके लाभ क्या होते हैं, उन्हीं लाभों में से कोई 2 लाभ आपको यहाँ पर बताना है। तो इसको थोड़ा सा समझिए। आप देख सकते हैं बच्चों, ये है वर्ल्ड मैप। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे देश है। ठीक है, अब इन सारे देशों ने मिल करके अंतरराष्ट्रीय संगठन कई सारे बना रखे हैं, जैसे कि यूएनओ। अब मान लीजिए यूएनओ बनाया जो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, तो उससे फायदा क्या देखने को मिला? तो यूएनओ के बहुत सारे फायदा हमें देखने को मिलता है भाई। पहला फायदा आप लिख सकते हैं कि युद्ध जो होता है, जैसे अभी यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हो रहा है, उसको रोकने में यूएनओ ने भी बहुत हद तक अपना यहाँ पर योगदान दिखाया है। अब वो योगदान कैसा दिखाया है वो तो अभी तक पता नहीं चला भाई, 1 साल से ज्यादा हो गया है। और एनसीईआरटी में जो हम लोग पढ़ते थे कि भाई यूएनओ बहुत बड़ा है, तो खैर छोड़िए, यहाँ पर दिखाया है, मान लेते हैं, चलो दिखाया है योगदान, तो एक ये चीज आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और क्या फायदा हुआ है भैया? देखो युद्ध को रोकने में तो यहाँ पर काफी हद तक फायदा हुआ ही है, अगर हम लोग अंतरराष्ट्रीय संगठन को बनाते हैं तो। साथ ही साथ अगर दुनिया में महामारी आ जाता है, जैसे आपका कोरोना वायरस, जिसमें आ गया था ना कि मास्क पहनिए, हैंड सैनिटाइज कीजिए, ठीक है, वैक्सीन लगाइए, तो इस तरह का जो चीज होता है उसके लिए भी अंतरराष्ट्रीय संगठन जो होता है हमें पहले से ही अवेयर कर देता है। जैसे WHO ने बता दिया था कि भैया कोरोना का वैक्सीन जरूर लगवाइए, वैक्सीन लगवाइएगा तो आपको कोरोना तो होगा लेकिन कोरोना से आप एटलीस्ट मरेंगे नहीं, जिंदा तो बचेंगे ना भाई। तो कोरोना इस तरह से उसका वैक्सीन लगाइए। तो इन काफी सारी चीजों में जो है सो कि आप कह सकते हैं जो अंतरराष्ट्रीय संगठन होता है वो हमारी मदद करता है। और पीस को मेंटेन करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए भी आपका जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि ये चचा देख सकते हैं आप, बहुत ज्यादा खुश है। क्यों खुश है भाई? क्योंकि बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संगठन है, यूएनओ हो गया आपका, बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो इन सब संगठनों के कारण ही कह लीजिए दुनिया में शांति बनी हुई है। ये चचा हमारे खुश है, हम भी खुश है, पूरी दुनिया खुश है। ठीक है, तो ये आप कारण यहाँ पर लिख सकते हैं। उसी को किताबी लैंग्वेज में कैसे लिखना है ये आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संगठन होने के लाभ। यह अंतरराष्ट्रीय चिंताओं के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक सामान्य मंच प्रदान करते हैं। एक स्टेज यहाँ पर देता है अंतरराष्ट्रीय संगठन, जहां पर सारे देश आकर के अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। जैसे कि पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्या हो गया, अंतरराष्ट्रीय युद्ध हो गया, शांति हो गया और अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्दे हो गए। इन सब मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। जैसे आप दोस्तों का एक अड्डा होता होगा ना कि भाई इस अड्डे पे मिलते हैं, भाई चल आ जाओ, उस अड्डे पे मिलेंगे और बातचीत करेंगे कि आगे हमें बर्थडे में ये XYZ हमारे अगले दोस्त का बर्थडे आ रहा है तो उससे करना क्या है, बर्थडे पे कैसे केक वेक लाना है। तो होता है ना, एक अड्डे पे जाते हैं। तो वैसे पूरी दुनिया का एक मंच होता है, अड्डा तो नहीं बोलेंगे तो बिल्कुल देसी लैंग्वेज हो गया आपका। ठीक है, पूरी दुनिया के लिए एक मंच प्रोवाइड करवाता है अंतरराष्ट्रीय संगठन, जैसे यूएनओ आप कह सकते हैं। सारे देश वहां पर जाकर के अपनी बात रखते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी, वहां पर जाकर के सब बोल रहे थे कि हाँ यूक्रेन रशिया का वॉर खत्म होना चाहिए, लेकिन वास्तव में हुआ नहीं। अभी कुछ दिन के बाद
बाद जो है सो कि G20 का मीटिंग भी होने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हैं अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए। चाचा जो खुश दिख रहे थे आपको, वो शांति बना हुआ है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संगठन बहुत सारे आज के टाइम पे काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में। सुरक्षा को बनाए रखने के लिए भी अंतरराष्ट्रीय संगठन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस प्रकार से इसका यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि हाईलाइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ बीइंग एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको कुछ इस प्रकार से आंसर लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 17वां क्वेश्चन क्या है कि मार्शल योजना क्या थी बताइए। इसको थोड़ा सा समझिए। जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा कब हुआ था 1939 से लेके 45 तक। 45 में हमारा दूसरा विश्व युद्ध यहाँ पर खत्म हो गया। दूसरा विश्व युद्ध जैसे ही खत्म हुआ तो जो अमेरिका था आपका, उसने क्या किया, जो आपका पश्चिमी यूरोप है, वेस्टर्न यूरोप जिसको आप कह सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से चरमरा गई थी। तो इसकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से दोबारा उठाने के लिए ना जबरदस्त मदद किया था अमेरिका ने। इसी को बोला जाता है मार्शल योजना, मार्शल प्लान। आई होप कि आपको समझ में वही चीज आप यहाँ पर लिखा हुआ भी देख सकते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए जबरदस्त मदद की। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि व्हाट वाज द मार्शल प्लान। तो आप इस तरह से आंसर लिखेंगे कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अमेरिका जो था उसने बिल्कुल गदरी तरीके से हेल्प किया जो आपका वेस्टर्न यूरोप था उसको, ताकि उसका जो इकोनॉमी था वो दोबारा से रिवाइव हो सके, यानी कि अर्थव्यवस्था दोबारा से खड़ी हो सके। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। इसको ही हम लोग मार्शल प्लान के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा क्या है कि भारत और चीन के बीच में विवादों के कारणों का उल्लेख कीजिए। भैया इतने विवाद है ना कि गिनते गिनते आप थक जाएंगे। भारत और चीन के बीच में हमें क्या क्या विवाद देखने को मिलता है। सबसे पहला विवाद है भैया दलाई लामा को शरण देने में यहाँ पर विवाद है। दलाई लामा जो तिब्बत के धार्मिक गुरु माने जाते हैं, ठीक है, उनको हमने शरण दिया था 1949 यानी कि 1949 के टाइम पे उनको हमने अपने यहाँ पे जगह दी थी, जब तिब्बत पे चाइना ने कब्जा करने के लिए आक्रमण किया था। तो वहां से दलाई लामा चले आए थे, तो हमने उनको यहाँ पर शरण दे दी क्योंकि हम लोगों का एक ही मोटिव है कि यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया परिवार के समान है। तो हमने उनको शरण दे दी और वैसे भी हमारे यहाँ पे वो अतिथि बन करके आए थे, तो अतिथि को तो वैसे भी हम लोग भगवान मानते हैं। तो चाइना इससे बहुत ज्यादा भड़क गया। चाइना बोला अरे तुम यहाँ पे दलाई लामा को कैसे शरण दे दिया है, हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इंडिया बोला तुमको जो करना है करना रे बाबा, हम तो शरण देंगे, तू कर जो करना है कर, जा रे बाबा। वो बाबूराव गणपत राव आप्टे का वो एक डायलॉग नहीं है कि जान रे तो जान है, इस तरह का। ठीक है, अगला क्या है भैया कि भारत चीन युद्ध 1962 में देखिए भारत और चीन का युद्ध देखने को मिला, जिसके अंदर हालांकि भारत हार गया और हमने अपने काफी सारा क्षेत्र जो था वो खो दिया, उसको ऊपर चाइना ने यहाँ पर कब्जा कर लिया। तो एक ये बहुत बड़ा यहाँ पर कह सकते हैं आप विवाद का कारण है, जिस कारण से इंडिया और चाइना के बीच में विवाद देखने को मिलता है। इंडिया बोलता है कि भाई तुमने जो मेरा क्षेत्र कब्जा किया उसको दे दो, लेकिन चाइना बोलता है नहीं ये तो मेरा ही हिस्सा है। ठीक है, अगला है भैया यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र को लेकर के विवाद देखने को मिलता है। अरुणाचल प्रदेश जो है हमारे भारत के अंदर, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं बच्चों, ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। चाइना बोलता है ये हमारा है भाई, ये तो चाइना का हिस्सा है। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं भाई पगला समझ रखे हो क्या हम लोगों को, है ये हमारा प्यारा अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ के लोग हमें प्यार करते हैं, हम लोग यहाँ के लोगों को प्यार करते हैं, और ये तुम कहते हो कि ये तुम्हारा है। तो इसको लेकर के विवाद देखने को मिलता है। और जो चाइना ने जमीन हमारा कब्जा कर लिया था वो समथिंग इधर साइड से कब्जा किया था, ये आप देख सकते हैं लद्दाख के साइड से 1962 के अंदर जो है सो कि चाइना ने हम पे आक्रमण किया, और यहाँ पर उसको हम लोग अक्साई चीन भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इधर आपको पीओके देखने को मिलेगा, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसके ऊपर पाकिस्तान का कब्जा है। ठीक है, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश चाइना ने मतलब बोलता है कि ये हमारा है, हमारा है। ठीक है, उसके ऊपर वो कब्जा करना चाहता है, लेकिन वास्तव में वो कभी कब्जा कर नहीं पाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब हम ही लोग चाइना को कब्जा कर लेंगे। और क्या देखने को मिलता है, जो चाइना ने जो तिब्बत को कब्जा किया है ना, इसको लेकर के भी विवाद रहता है। हम लोग बोलते हैं, कई बार हमने बोला भी है कि भाई तिब्बत पे जो तुमने कब्जा किया गलत है। ठीक है, तो चाइना बोलता है अरे तुम हमारा इंटरनल मैटर में मत बोलो, ये तो हमारा पर्सनल मैटर है। तो इसको लेकर के विवाद देखने को मिलता है। गलवान वैली वाला जो घटना हुआ था इधर साइड में, यहाँ पर उसको लेकर के भी विवाद देखने को मिलता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस कारण से भारत और चीन के बीच में विवाद देखने को मिलता है। आई होप कि आपको समझ में यहाँ पर आप देख सकते हैं वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करना, इसको लेकर के भी भारत और चीन के बीच में विवाद है।
गलवान वैली वाली जो घटना हुई थी 2020 के अंदर, जिसके अंदर सैनिकों में भड़प हो गई थी, हमारे भारत के सैनिक और चीन के जो सैनिक है उनके बीच में लड़ाई हो गई थी एक तरह से, तो उसको लेकर के भी विवाद देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्हीं को आपको एक्सप्लेन करके लिखना है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, मेंशन द कॉज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है कि यहाँ पर जो हमने दलाई लामा जी को शरण दिया इंडिया के अंदर, तो उसको लेकर के विवाद है, इंडिया चाइना वॉर के ऊपर विवाद है, अरुणाचल प्रदेश की टेरिटरी जो है उसके बीच में डिस्प्यूट देखने को मिलता है, जो कैप्चर किया चाइना ने तिब्बत को उसके ऊपर भी विवाद है, गलवान वैली इंसिडेंट के ऊपर भी विवाद देखने को हमें यहाँ पर मिलता है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर आगे चले तो यहाँ पर आपको सेक्शन सी देखने को मिलेगा, जिसको हिंदी में आप अनुभाग सी भी बोलते हैं। ये जो सेक्शन है और इसके आगे वाले जो सेक्शन है इस क्वेश्चन पेपर के, इस सैंपल पेपर के, उसको हम लोग करेंगे बच्चों पार्ट 2 वाली वीडियो में। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए इस वीडियो को। बहुत ज्यादा मेहनत लगता है इस प्रकार के वीडियोस बनाने के लिए आपके लिए। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।